हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिकित्सा गाइड। चिकित्सा गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऐसी 20 दवाइयाँ जो कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर कॉमनली यूज की जाती हैं तथा जिसको जनरली हम लोग यूज करते हैं जनरल मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर। अ, उन दवाइयों का फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स का ये मतलब है, सीधा सीधा अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है कि आपने उस गोली को खाया। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गोली को आपने खाया, उसने आपकी बॉडी में कहाँ जाकर एक्शन शुरू किया, कहाँ जाकर आपके पेट में घुली वो, और कहाँ जाकर उसने एक्शन शुरू किया, किस टाइप से एक्शन किया, किस किस ऑर्गन पर एक्शन किया और कैसे वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंची, और जिस बीमारी के लिए हमने उसको यूज किया था उस पर कैसे उसने काम किया, उस बीमारी को कैसे उसने ठीक किया, या फिर जिस दर्द के लिए हमने उसको यूज किया था उस दर्द को कैसे ठीक किया। ये सारी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं आपको आज सिंपल भाषा में बताऊंगा, हिंदी भाषा में। ठीक है, तो किसी भी ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, किस तरीके से वो आपके शरीर में प्रभाव कर रही है, किस तरीके से आपके शरीर में वो काम कर रही है, वो सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहली जो दवा है हमने ली है वो है पैरासीटामोल। क्या है पैरासीटामोल? कैसे हमारे शरीर को ठीक करती है दर्द के लिए। ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। क्या है? नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेन किलर के तौर पर, सेफ ड्रग के रूप में। ठीक बात है। तो पैरासीटामोल जब हम खाते हैं तो कैसे वो काम करती है उस चीज़ को हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन। पैरासीटामोल को हमने खाया, वो एब्जॉर्प्शन उसका होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे होता है? ओरल गोली लेने के बाद में छोटी आंत से तेजी से एब्जॉर्ब होती है। आपने गोली को खाया, आपकी गोली जीआई ट्रैक्ट से स्टमक में गई, स्टमक से फिर आपके छोटी आंत में गई, तो छोटी आंत में जाकर ये एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? वहाँ पर ये इसका एब्जॉर्प्शन होता है। 30 से 60 मिनट में पिक लेवल आता है इसके एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में 30 से 60 मिनट लगते हैं, गोली को खाने के बाद में 30 से 60 मिनट लगते हैं कि वो आपकी बॉडी पर काम कर पाए, या फिर जिस बीमारी के लिए या फिर जिस दर्द के लिए आपने उसका, जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको यूज किया था, उस पर्पज़ को वो सॉल्व कर पाए या फिर रिजोल्व कर पाए। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये सीएनएस में पहुंचती है। आपने गोली खाया, छोटी आंत में पहुंची, ठीक है, वहां पर इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इस चीज में लगा 30 से 60 मिनट। ठीक है, और फिर ये कहाँ गई? आपकी सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये पहुंच गई। ठीक है, वहां जाके इस गोली ने क्या किया? यहाँ पर इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को पार किया और ब्रेन में पहुंची। सीएनएस में किस तरीके से पहुंची? ब्लड और ब्रेन का जो बैरियर था उसको क्रॉस करके वो कहाँ पहुंच गई? आपके सीएनएस के अंदर पहुंच गई। ठीक है, ब्रेन के अंदर पहुंच गई। अब क्या होता है? कॉक्स इनहिबिशन होता है, सेंट्रल एक्शन इसका शुरू होता है। यहाँ पर कैसे होता है? सेंट्रल कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। सेंट्रल कॉक्स एंजाइम जो था उसको इसने क्या किया? इनहिबिट किया, बाधित किया। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका सिंथेसिस जो हो रहा था वो कम हो गया। क्या हो गया? प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस हो रहा था वो कम हो गया। उस वजह से क्या हुआ? हाइपोथैलेमस के अंदर जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट था, हाइपोथैलेमस के अंदर जो टेम्परेचर का आपका सेट पॉइंट था वो क्या हुआ? वो कम होने लगा। क्या होने लगा? वो कम होने लगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ? आपका बुखार कम हो गया। ठीक है, पैरासीटामोल गोली को हमने किस लिए खाया था? बुखार को कम करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बुखार कम हो गया। ठीक है, अब क्या रहा? अब आपकी गोली जो जहां तक यूज आनी थी वो यूज होगी, उसके बाद में उसका एक्सक्रिएशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा और एक्सक्रिएशन कैसे होगा। लीवर जो है हमारा हमारा जो लीवर है उसके अंदर क्या हुआ? लीवर के अंदर ग्लूकुरोनाइडेशन, ठीक है, लीवर के अंदर ग्लूकुरोनाइडेशन व सल्फाशन से मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, लीवर के अंदर क्या हुआ? ग्लूकुरोनाइडेशन और सल्फाशन की वजह से, सल्फाशन से क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म हुआ।
ठीक है। फिर क्या हुआ, टॉक्सिक मेटाबोलाइट हुआ। क्या हुआ, टॉक्सिक मेटाबोलाइट हुआ। इनसे क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म हुआ। इन दोनों चीज़ों से आपका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। किससे हुआ, ग्लूकुरोनाइडेशन और सल्फाशन, इन दोनों से क्या हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म हुआ। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म और हुआ। क्या हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन इसका हुआ। ठीक है। और फिर क्या हुआ, फाइनली ग्लूटाथियोन से डिटॉक्सिफाई हुआ। ये क्या हुआ, डिटॉक्सिफाई किससे हुआ, ग्लूटाथियोन से हुआ। और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। किसके थ्रू बाहर निकल गया, यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है। प्रोसेस समझ में आई आपको। आपने ओरल गोली ली, छोटी आंत में गई, वहां पर एब्जॉर्ब हुई, और वहां पर एब्जॉर्ब होने के बाद में 30 से 60 मिनट में उसने अपना एक्शन शुरू किया। एक्शन कैसे शुरू किया, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके वो ब्रेन के अंदर पहुंची। कहाँ पहुंची, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन के अंदर पहुंची। वहां पर उसने क्या किया, कॉक्स इनहिबिशन किया, सेंट्रल एक्शन उसका शुरू हुआ। उसने कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट किया, उस वजह से क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन जो था आपका, उसका सिंथेसिस कम हो गया। उससे क्या हुआ, हाइपोथैलेमस के अंदर जो तापमान का सेट पॉइंट था, टेम्परेचर का सेट पॉइंट था, वो क्या हो गया, कम हो गया। और उससे आपका फीवर कम हो गया। ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर, लीवर के अंदर आपका ग्लूकुरोनाइडेशन तथा सल्फाशन से क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म भी हुआ उसके बाद में, वो किससे हुआ, ग्लूटाथियोन से डिटॉक्सिफाई हुआ। और फिर क्या हुआ, यूरिन के साथ एक्सक्रिएट हो गया, बचा हुआ भाग यूरिन से बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये था हमारा पैरासीटामोल का फार्मेकोकाइनेटिक्स। पैरासीटामोल दवा का फार्मेकोकाइनेटिक्स। पैरासीटामोल गोली आपने खाई, कैसे उसने आपके शरीर पर प्रभाव किया, कैसे वो गोली, और कैसे आपका उसने बुखार कम किया। तो ये हमने समझा आसान भाषा में। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दूसरी दवा जो हमारी है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दूसरी दवा जो हमारी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है आइबुप्रोफेन। क्या है, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, ठीक बात है, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन आपके शरीर में कैसे काम करती है, कैसे आपके दर्द को कम करती है, उस बारे में हम समझेंगे। आइबुप्रोफेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम यहाँ पर समझेंगे। कैसे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ओरल गोली हमने ली, उसके बाद में ये जीआई ट्रैक्ट में गई। ठीक है, कहाँ गई, जीआई ट्रैक्ट के अंदर गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, वहां से एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, 1 से 2 घंटे में ये पिक लेवल पर अपना काम शुरू करती है। क्या करती है, 1 से 2 घंटे में ये अपना पिक लेवल पर काम शुरू करती है। ठीक है। दूसरे स्टेप में इसने क्या किया, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का इनहिबिशन किया। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट किया। ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस हो रहा था वो कम हो गया। क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होने से क्या हुआ, आपका पेन और इन्फ्लामेशन कम हो गया। क्या हो गया, पेन और इन्फ्लामेशन कम हो गया। पेन रिसेप्टर पेन रिसेप्टर जो था आपका, वो सेंसिटाइजेशन हुआ, सॉरी, पेन रिसेप्टर का जो सेंसिटाइजेशन था वो कम हो गया। और उस वजह से पेन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन कम हो गया। मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, लीवर में मेटाबोलाइज होगा, यूरिन से एक्सक्रिएट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आइबुप्रोफेन आपके शरीर में काम करती है। ठीक बात है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, या फिर अगली ड्रग की तरफ, जिसका फार्मेकोकाइनेटिक्स हम देखेंगे। ठीक है। हम अब बात करेंगे डाइक्लोफिनिक की। किसकी बात करेंगे, डाइक्लोफिनिक दवा आपके शरीर में कैसे घुलती है और कैसे काम करती है, कैसे आपके दर्द को कम करती है। ठीक है। रैपिड जीआई एब्जॉर्प्शन इसका होता है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर फटाफट से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, डाइक्लोफिनिक आपने खाई और उसका रैपिड जीआई एब्जॉर्प्शन हो गया। कॉक्स इनिबिशन करता है ये, और कॉक्स के अंदर कॉक्स 2 का इनिबिशन मोस्टली ये करता है। ठीक है, प्रेफरेंस के अंदर कॉक्स 2 प्रेफरेंस होती है, बाकी कॉक्स इनिबिशन करता है ये, इसके अंदर कॉक्स 1 भी होता है, पर कॉक्स 2 को ये प्रेफरेंस में लेता है। ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन उस वजह से कम हो जाता है। ठीक है। और फिर इसका फाइनली जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। डाइक्लोफिनिक दवा
कैसे आपके शरीर में काम कर रही है। रैपिड जीआई एब्जॉर्प्शन हुआ इसका, रैपिडली आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, इसने कॉक्स को इनहिबिट किया, जिसके अंदर कॉक्स 2 को प्रेफरेंस में रखती है ये। ठीक है, जब कॉक्स को इनहिबिट किया तो क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन जो था उसका सिंथेसिस कम हो गया। उसके सिंथेसिस कम होने से क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन कम हो गया और दर्द कम हो गया। ठीक बात है। हमारा जो पर्पस था डाइक्लोफिनिक को यूज करने का वो क्या था, दर्द को कम करना और सूजन को कम करना। तो दोनों चीज़ें किससे कम होगी, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से। और वो क्यों हुई, क्योंकि कॉक्स को इनहिबिट किया किसने, डाइक्लोफिनिक ने। ठीक बात है। तो ये था हमारा डाइक्लोफिनिक के बारे में। जब डाइक्लोफिनिक यूज हो गई उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डाइक्लोफिनिक के बारे में। अब हम देखेंगे अमोक्सिसिलिन, एक एंटीबायोटिक दवा है, वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है, वो कैसे बैक्टीरिया को खत्म करती है, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अमोक्सिसिलिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अमोक्सिसिलिन के बारे में। अमोक्सिसिलिन दवा का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। ओरल डोज से अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है। ओरल डोज हम लेते हैं तब बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। ओरल डोज विथ गुड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वाल में प्रवेश करती है। ठीक है, कैसे बैक्टीरियल सेल वाल में प्रवेश करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है उनसे बाइंड होती है। किससे बाइंड होती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है उनसे बाइंड होती है। ठीक है, यहाँ पर ये पेनिसिलिन बाइंड प्रोटीन से बाइंड हो रही है। ठीक है, सेल वाल सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। जो आपका बैक्टीरिया है उसकी सेल वाल का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको क्या करती है, ये ब्लॉक करती है, रोकती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन को क्रॉस करके पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग को रोकती है। क्या करती है, ये सेल वाल में प्रवेश करती है, बैक्टीरिया की सेल वाल में प्रवेश करती है और पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग को रोकती है। ठीक है, उससे क्या होता है, सेल वाल कमजोर हो जाती है, बैक्टीरिया ब्रस्ट हो जाता है और बैक्टीरियोसाइडल काम ये करती है। ठीक है, और फिर चौथी स्टेप में क्या होता है, किडनी से एक्सक्रिएट हो जाती है। वापस समझेंगे हम अमोक्सिसिलिन को। ठीक है, वापस समझेंगे हम अमोक्सिसिलिन को। अमोक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ओरल ड्रग लेने से ये एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, आपके जीआई ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जीआई ट्रैक में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया के पास गई और बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर इसने क्या किया, प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से ये बाइंड हुई। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होने के बाद में इसने क्या किया, सेल वाल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। सेल वाल जो थी बैक्टीरिया की उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। बैक्टीरिया की सेल वाल के सिंथेसिस को ब्लॉक करने से क्या हुआ, पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग रुक गई। क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग रुक गई और उस वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया की सेल आपकी कमजोर होने लगी। बैक्टीरिया की सेल आपकी कमजोर होने लगी और बैक्टीरिया की सेल कमजोर होते 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 क्या हुआ, एक टाइम में ये ब्रस्ट हो गई। ठीक है, और ब्रस्ट होने से क्या हुआ, बैक्टीरिया मर गया। क्या हो गया, बैक्टीरिया मर गया। और इसने ये किस एक्शन से हुआ, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन से हुआ। ठीक बात है। अब जो बैक्टीरियोसाइडल हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया, तो उसके बाद में जो उस दवा का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या करेगा, किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, किडनी के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अमोक्सिसिलिन के बारे में। अब हम देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन जो दवा है वो कैसे काम करती है आपके शरीर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन दवा कैसे काम करती है, रैपिड टिश्यू पेनिट्रेशन करती है। ठीक है, टिश्यू की जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम से फटाफट से पहुंचती है। ठीक है, रैपिड टिश्यू पेनिट्रेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट से ये क्या होती है, बाइंड होती है। बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल यूनिट जो है, जो सब यूनिट है, सॉरी,
बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है उससे ये बाइंड होती है। एजिथ्रोमाइसिन आपकी बॉडी में गई, वहां पर इसने क्या किया, रैपिड टिश्यू पेनिट्रेशन किया, मतलब कि टिश्यू की इंटरस्टिशियल फ्लूइड था उसके अंदर ब्लड से फटाफट से पहुंच गई। वहां पर इसने क्या किया, राइबोसोमल 50 ms बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है उससे क्या हो गया, ये बाइंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर बाइंड होने से क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया। यहाँ पर बाइंड होने से क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया। और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होने से क्या हुआ, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक गई, क्योंकि बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कम होने से क्या हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने से क्या हुआ, बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन हो गया और बैक्टीरिया यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, फिर जो बचा हुआ पार्ट है आपके एजिथ्रोमाइसिन का, वो कैसे निकलेगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रिएट होगा और लॉन्ग हाफ लाइफ ये काम करती है। ठीक है, तो बाइल के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रिएट होगा और लॉन्ग हाफ लाइफ ये काम करती है। ठीक बात है, तो ये था एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कि एजिथ्रोमाइसिन आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, या फिर फार्माकोकाइनेटिक क्या है एजिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवा जो है हमारी, जिसके अंदर पेंटोप्राजोल है ना। ये आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, जब गोली ली जाती है तो उसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। एंट्रिक कोटेड दवा होती है ये, जो छोटी आंत में डिजोल्व होती है। ठीक है, कहाँ डिजोल्व होती है, छोटी आंत में। आपके स्टमक में डिजोल्व नहीं होगी ये कहाँ डिजोल्व होगी, छोटी आंत में। वहां से एब्जॉर्ब होकर 2 से 3 घंटे में ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। ठीक है, छोटी आंत में ये डिजोल्व होती है, वहां से एब्जॉर्ब होकर क्या करती है, 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब पहुंच जाती है तो क्या करती है, पेरीइटल सेल में ये वहां पर पहुंचती है। ब्लड स्ट्रीम से पेरीइटल सेल में पहुंचती है, ब्लड स्ट्रीम से गैस्ट्रिक पेरीइटल सेल तक पहुंचती है। फिर एसिडिक केनालिकुली जो कि लो पीएच एरिया है उसके अंदर ये जमा हो जाती है। कहाँ जमा होती है, एसिडिक केनालिकुली जो कि लो पीएच एरिया है उसके अंदर ये जमा हो जाती है। ठीक बात है, फिर तीसरी स्टेप में ये क्या करती है, एक्टिव फॉर्म में बदलती है। अब तक तो ये जमा थी, अब ये एक्टिव फॉर्म में बदलती है। लो पीएच में प्रोड्रग से एक्टिव सल्फेनामाइड जो है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है। लो पीएच में क्या करती है, ये प्रोड्रग से एक्टिव सल्फेनामाइड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहले तो यहाँ पड़ी थी एसिडिक केनालिकुली के अंदर, लो पीएच एरिया के अंदर। अब ये एक्टिव फॉर्म में कैसे बदल रही है, लो पीएच में प्रोड्रग से एक्टिव सल्फानामाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, प्रोटोन पंप को ये ब्लॉक करती है। प्रोटोन पंप को कैसे ब्लॉक कर रही है, एक्टिव फॉर्म में आ रही है। एक्टिव फॉर्म H+/K+80 फेज जो होता है प्रोटोन पंप से ये कोवालेंटली बाइंड करती है और एसिड सिक्रेशन का फाइनल स्टेप रुक जाता है और बेसल और स्टिमुलेटेड एसिड दोनों कम हो जाते हैं। क्या होता है, बेसल और स्टिमुलेटेड एसिड जो था आपका दोनों कम हो जाता है। और फिर क्या होता है, फाइनली इसका होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, लीवर में मेटाबॉलाइज होती है और हाफ लाइफ 1 घंटा ये में मेटाबॉलाइज हो जाती है, लेकिन इफेक्ट इसका 24 घंटे तक रहता है, क्योंकि प्रोटोन पंप जो है इरिवर्सिबली ब्लॉक हो जाता है। ठीक बात है, अपन इसको थोड़ा सा वापस डिटेल में पढ़ेंगे। पेंटोप्राजोल के बारे में अपन बात कर रहे थे। पेंटोप्राजोल का सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि एंट्री कोटेड टेबलेट होती है तो छोटी आंत में जाके डिजोल्व होती है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और 2 से 3 घंटे में ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, छोटी आंत में जाके घुलती है, एब्जॉर्ब होती है और फिर 2 से 3 घंटे में ये क्या करती है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब जाती है ये, तो ब्लड स्ट्रीम से गैस्ट्रिक पेरीइटल सेल तक पहुंचती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से क्या कर रही है, ये गैस्ट्रिक पेरीइटल सेल तक पहुंच रही है। ठीक है, पेरीइटल सेल में जब पहुंचती है तो वहां पर क्या करती है, एसिडिक केनालिकुली एक एरिया है जो कि लो पीएच एरिया होता है, उसके अंदर ये जमा हो जाती है। क्या होती है, एसिडिक केनालिकुली एरिया जो है उसके अंदर जमा हो जाती है, जो कि लो पीएच एरिया है। फिर यहाँ पर क्या होता है,
ये अब यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में बदलती है। एक्टिव फॉर्म में कैसे बदलती है? लो पीएच कन्वर्ट प्रोडक्ट्स एक्टिव सल्फेनामाइड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है? लो पीएच में प्रोडक्ट से एक्टिव सल्फेनामाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करने का काम होता है। कैसे होता है? क्योंकि एक्टिव फॉर्म में जो आपकी दवा है H प्लस ऑब्लिक K प्लस एटीफेज, जो कि प्रोटॉन पंप से कोवालेंटली बाइंड करती है, और एसिड सिक्रेशन का फाइनल स्टेप आपका रुक जाता है। इससे क्या होता है? बेसल और स्टिमुलेटेड एसिड दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एसिड सिक्रेशन का फाइनल स्टेप रुक गया। इस वजह से बेसल और स्टिमुलेटेड एसिड दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट आपका पेंटोप्राजोल का है, वो क्या होता है? वो आपका एक्सक्रिएट होता है। वो एक्सक्रिएट कैसे होता है वो अपन देखते हैं। वो एक्सक्रिएट कैसे होता है? वो लीवर में मेटाबॉलिज होता है। ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ जो है 1 घंटा होती है, लेकिन इफेक्ट जो है 24 घंटे तक रहता है, क्योंकि पंप इनरिवर्सिबली ब्लॉक हो जाता है इस वजह से। ठीक बात है? तो ये था हमारा पेंटोप्राजोल के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में। ठीक है, मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो कि एंटी डायबिटिक दवा है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो कि एंटी डायबिटिक दवा है। ठीक बात है, एंटी डायबिटिक दवा है। ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। कहाँ एब्जॉर्ब होती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और लीवर के अंदर एएमपी के एक्टिवेट होता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है? लीवर के अंदर एएमपी के एक्टिवेट होता है, और उससे क्या होता है? ग्लूकोन ग्लूकोनेजिनेसिस जो होता है वो कम होता है। उससे क्या होता है? ग्लूकोनेजिनेसिस जो होता है वो कम होता है, उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है, पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। उस वजह से आपका क्या होता है? शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। क्या होता है? आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। किडनी से फिर ये अनचेंज्ड एक्सक्रिएट हो जाती है। जिस फेज में थी उसी फेज में ये एक्सक्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन को हमने लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, लीवर के अंदर जो था एएमपी के एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ? ग्लूकोनेजिनेसिस कम हुआ, और ग्लूकोनेजिनेसिस कम होने से ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो गया, और ग्लूकोज प्रोडक्शन कम होने से क्या हुआ? पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी जो थी वो बढ़ गई, और उसके बढ़ने से आपका शुगर लेवल मेंटेन हो गया। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट जो था उसका शुगर लेवल मेंटेन हो गया। अब बची हुई दवा कैसे जाएगी? किडनी के थ्रू जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में चली जाएगी, अनचेंज्ड फॉर्म में ये एक्सक्रिएट हो जाती है। ठीक बात है? तो आई होप कि आपको मेटफॉर्मिन के बारे में यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि क्या इसका फार्मेकोकाइनेटिक है, और कैसे ये आपकी बॉडी में काम करती है, और किस तरीके से ये आपके डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं एम्लोडिपिन के बारे में। एम्लोडिपिन एक ऐसी दवा है एम्लोडिपिन एक ऐसी दवा है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। वो आपकी बॉडी में कैसे काम करती है उसके बारे में हम देखते हैं। ओरल एब्जॉर्प्शन होता है इसको, गोली को जब हम ओरली खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर जो एल टाइप का कैल्शियम चैनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने से क्या होता है? तीसरी स्टेप में कैल्शियम एंट्री कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो कैल्शियम की एंट्री कम हो जाएगी। कैल्शियम की एंट्री कम होने से क्या हुआ? आपकी वेसल्स का वेसो डायलेशन हो गया, और वेसो डायलेशन होने से क्या होता है? बीपी आपका मेंटेन हो जाता है। जो राइज्ड बीपी था, बढ़ा हुआ बीपी था, वो कम लेवल पे आ जाता है, और आपका बीपी ठीक हो जाता है। ठीक बात है? एम्लोडिपिन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, फिर से देखते हैं। एम्लोडिपिन का ओरल एब्जॉर्प्शन हुआ। एम्लोडिपिन गोली आपने खाई, ओरली एब्जॉर्ब हुई। ठीक है,
एब्जॉर्ब होने के बाद में ये क्या हुआ कि वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर गई। क्या हुआ, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो थे, वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स थे उसके अंदर एल टाइप का जो कैल्शियम चैनल था उसको क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। उसके ब्लॉक होने से क्या हुआ, कैल्शियम की एंट्री जो थी आपके इसके अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो जा रही थी कैल्शियम की एंट्री, वो ब्लॉक हो गई। जब कैल्शियम की एंट्री आपकी ब्लॉक हो गई तो उससे क्या हुआ, आपका वेसो डायलेशन कम हो गया, वेसो डायलेशन कम हो गया, और सॉरी वेसो डायलेशन हो गया। उससे क्या हुआ, आपका वेसो डायलेशन हो गया। जब वेसो डायलेशन हो गया तो क्या हुआ कि आपकी वेसल्स खुल गई और आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया। ब्लड फ्लो बढ़ जाने से क्या हुआ कि आपकी वेसल्स पर प्रेशर नहीं आ रहा है। प्रेशर नहीं आने से क्या हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर जो था वो रिडक्शन हो गया उसका, और आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हो गया था वो कम हो गया, नॉर्मल रेंज पर आ गया। इस तरीके से आपकी एम्लोडिपिन आपकी बॉडी में काम करती है। ये था एम्लोडिपिन का फार्मेकोकाइनेटिक। हम देखते हैं एटेनोलोल जो दवा है आपकी, एटेनोलोल दवा आपकी बॉडी में कैसे काम करती है। हम देखते हैं एटेनोलोल जो दवा है वो आपकी बॉडी में कैसे काम करती है। एटेनोलोल जो दवा है उसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करती है, ठीक है, और हार्ट रेट को कम करती है। क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, उससे हार्ट रेट कम होती है और उससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटने से ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी दवा जो है वो है बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करती है। ब्लड प्रेशर कम करने की जो दवा है एटेनोलोल, जिसको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर। क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर। ब्लड प्रेशर कम करने की जो दवा है आपकी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर। क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर। ये आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, ये काम करती है, सबसे पहले ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। क्या करती है, सबसे पहले आप इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में दूसरी स्टेप में क्या करती है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। हार्ट के जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है उसको क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है। बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है कि हार्ट रेट आपकी कम हो जाती है। क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है आपके हार्ट की वो भी घट जाती है। उसके घटने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। इस तरीके से बीटा ब्लॉकर दवा एटेनोलोल आपकी बीपी को कम करती है और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती है। बात करते हैं हम लोसार्टेन की। लोसार्टेन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में कैसे काम करती है और कैसे आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, इस बारे में बात करते हैं। पहले स्टेप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले लोसार्टेन आपने खाया, ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर जो था, जिसे 81 कहते हैं हम, उसको ये ब्लॉक करती है। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर जो था, जिसको हम 81 कहते हैं, उसको ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने से क्या होता है कि वेसो कॉन्ट्रैक्शन जो था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वेसल्स का वो कम हो जाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और एल्डोस्टेरोन जो था आपका वो कम हो जाता है। ठीक बात है, समझ में आया। लोसार्टेन का मैकेनिज्म कैसे हुआ, लोसार्टेन जो थी आपकी, लोसार्टेन जो हमारी दवा है उसको हम ओरली लेते हैं। ओरल लेने से ये एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये क्या काम करती है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करती है, जिसे हम 81 रिसेप्टर कहते हैं। इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है, आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होने से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाता है, ठीक है।
और इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कम होने से ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। ठीक बात है। सिट्रीजिन एक ऐसी दवा है जिसे हम एंटी हिस्टामिन दवा कहते हैं। सिट्रीजिन एक ऐसी दवा है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक दवा कहते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। सिट्रीजिन को खाने के बाद में इसका छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में इसका जो पिक प्लाज्मा लेवल आता है वो 1 घंटे के अंदर आता है। 1 घंटे के अंदर इसका पिक लेवल आता है, काम करना शुरू करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसका, ब्लड स्ट्रीम से पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से क्या करती है, पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकती है ये। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि ये ब्लड स्ट्रीम से पेरिफेरल टिश्यू को पार करती है लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकती। इस वजह से क्या होता है, सेडेशन कम होता है। सिट्रीजिन से सेडेशन कम होता है। अब हिस्टामिन का पाथवे हम समझ लेते हैं। हिस्टामिन के पाथवे को ये कैसे ब्लॉक करती है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है। एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, मास्ट सेल जो है उससे क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होकर वेसोडाइलेशन, कैपिलरी परमेबिलिटी और इचिंग तथा स्नीजिंग की समस्या होती है। ठीक है, सही बात है। तो सिट्रीजिन कंपेटिटिवली क्या करती है, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है और इस वजह से एलर्जी के सिम्टम रुक जाते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली ये एलिमिनेशन कैसे होता है इसका, मिनिमल लीवर मेटाबॉलिज्म होता है। मुख्यतः किडनी से यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रिएट होती है, लीवर में मेटाबॉलिज्म इसका कम होता है। सिट्रीजिन की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत के अंदर। इसका एब्जॉर्प्शन क्या कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर पहुंचती है। किस माध्यम से पहुंचती है, विया ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़ा कम क्रॉस कर पाती है। उस वजह से क्या होता है कि ये सेडेटिव नहीं होती है, बहुत कम सेडेटिव होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसकी, ये पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये आपकी एलर्जी को कैसे कम करती है उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, सिट्रीजिन कंपेटिबिलिटी ब्लॉक करती है H1 रिसेप्टर को। किसको ब्लॉक करती है, H1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है। उससे क्या होता है, हिस्टामिन फॉर्म बाइंडिंग प्रिवेंट हो जाती है। हिस्टामिन फॉर्म की जो बाइंडिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है। उससे क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ने से इचिंग, स्नीजिंग जैसे आपके एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया था, हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पा रहा है, उससे एलर्जी के सिम्टम आपके कम हो जाते हैं। अब जो एक्सक्रिएशन है, ये बॉडी से बाहर निकलने का जो इसका तरीका है वो क्या है, मुख्यतः ये किडनी से निकलती है, लीवर से कम मात्रा में निकलती है। आई होप कि आपको सिट्रीजिन का फार्माकोकाइनेटिक्स ढंग से समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कि सिट्रीजिन गोली आपकी बॉडी में कैसे काम करती है। ठीक बात है, तो हम पढ़ेंगे अगली दवा के बारे में। लिवोसिट्रीजिन जो गोली है आपकी, जिसे हम एंटी हिस्टामिनिक दवा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक दवा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है उस बारे में हम समझेंगे। लिवोसिट्रीजिन का जो वर्क प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर वो कैसे होगा, ये एक्चुअली क्या है, सिट्रीजिन का एक्टिव आर एंशमेर है। क्या है, सिट्रीजिन का एक्टिव आर एंशमेर है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन होता है, रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 1 घंटे में ये पिक लेवल पे जाती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये क्या करती है, हाई एफिनिटी से H1 रिसेप्टर पर बाइंड होती है। ठीक है, सेलेक्टिव H1 बाइंडिंग करती है
तो उसमें सेलेक्टिव H1 बाइंडिंग के अंदर क्या करती है, ये हाई एफिनिटी से H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है, हाई एफिनिटी से H1 रिसेप्टर पर बाइंड करती है, सॉरी, हाई एफिनिटी से H1 रिसेप्टर पर बाइंड करती है। ठीक है, फिर ये बाइंड करने के बाद में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कम हो जाते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या है, हिस्टामिन मीडिएटेड होते हैं। वो क्या करते हैं, इचिंग होती है, नेजल कंजेशन होता है, रेडनेस होती है, ये सभी कम हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ये सभी कम हो जाते हैं। और उसके बाद में इसका एक्शन होने के बाद में जो एक्सक्रिएशन है वो किडनी से अनचेंज्ड एलिमिनेशन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, सेम फॉर्म में ये किडनी से निकल जाती है यूरिन के थ्रू, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो लिवोसिट्रिजिन का वर्क प्रोसेस हम फिर से समझें। रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन इसका होता है, 1 घंटे के अंदर ये पिक लेवल पे आती है। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेलेक्टिव H1 पर बाइंडिंग करती है, ये हाई एफिनिटी से H1 रिसेप्टर पर बाइंड होती है। ठीक है, इसके बाइंड होने से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कम हो जाते हैं। हिस्टामिन मीडिएटेड क्या है, इचिंग, नेजल सिक्रेशन और रेडनेस, ये सभी कम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसने अपना काम कर लिया। और कम होने के बाद में क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। एक्सक्रिएशन किडनी से होता है, अनचेंज्ड फॉर्म से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिवोसिट्रिजिन का फार्मेकोकाइनेटिक। ठीक बात है। हम मोंटेलुकास्ट दवा के फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में बात करेंगे। मोंटेलुकास्ट जो दवा है वो कैसे आपकी बॉडी में काम करती है उस बारे में हम पढ़ेंगे। मोंटेलुकास्ट दवा का जो है, सबसे पहली स्टेप हम देखें तो एब्जॉर्प्शन होता है। ओरल टेबलेट से ये एब्जॉर्ब होती है, ओरल टेबलेट ली जाती है, उसके बाद में वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद में 3 से 4 घंटे में ये पिक लेवल पर आती है, अपना काम 3 से 4 घंटे में शुरू करती है। ठीक है, तो दूसरी स्टेप में हम समझेंगे ल्यूकोट्रिएन पेथवे क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि ये कैसे काम करी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ल्यूकोट्रिएन पेथवे। ल्यूकोट्रिएन पेथवे को समझते हैं। अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल जो है, जैसे कि इओसिनोफिल्स हो गई या मास्ट सेल होगी, इससे क्या होता है, ल्यूकोट्रियंस, जिसको हम कहते हैं LTC4, LTD4 और LTE4, ये निकलते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है उस पर CYSLT1 रिसेप्टर जो होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और म्यूकस सिक्रेशन होता है, और क्या होता है, एयरवे इडिमा होता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं होती है हमारी ल्यूकोट्रिएन पेथवे के अंदर। ठीक है, ल्यूकोट्रिएन पेथवे को वापस समझते हैं। अस्थमा जब किसी पेशेंट को होता है, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल जो है जिसके अंदर इओसिनोफिल तथा मैस्ट सेल आती है, उससे क्या होता है, ल्यूकोट्रियंस निकलते हैं। ल्यूकोट्रियंस कौन कौन से, LTC4, LTD4 तथा LTE4, ये निकलते हैं। इनके निकलने से क्या होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो होती है उसका क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है उस पर क्या होता है, CYSLT1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ल्यूकोट्रियंस निकलते हैं। ल्यूकोट्रियंस के निकलने से क्या होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है उसके ऊपर CYSLT1, उसके ऊपर क्या होता है, CYSLT1 रिसेप्टर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, CYSLT1 रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और म्यूकस सिक्रेशन होता है तथा एयरवे इडिमा होता है। ये सारी चीजें किसमें होती है, ल्यूकोट्रिएन पेथवे से। अब हम समझते हैं मोंटेलुकास्ट कैसे काम करती है। रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। मोंटेलुकास्ट क्या करती है, CYSLT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और उसके बाद में क्या होता है, ल्यूकोट्रियन बाइंड नहीं कर पाते हैं, और ल्यूकोट्रियन जब बाइंड नहीं कर पाते हैं तो एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है, और एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है तो ब्रीथिंग आसान हो जाती है। ठीक है, वापस समझते हैं हम मोंटेलुकास्ट का वर्क प्रोसेस क्या है। एब्जॉर्प्शन होता है, ओरल टेबलेट एब्जॉर्ब होती है, 3 से 4 घंटे में ये काम करना शुरू करती है। ठीक है, 3 से 4 घंटे में काम शुरू करती है तो फिर क्या होता है, आपका ये दवा जब काम शुरू करती है तो क्या करती है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। रिसेप्टर को कैसे ब्लॉक करती है, ये करती है मोंटेलुकास्ट CYSLT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। उससे क्या होता है, ल्यूकोट्रियंस जो है बाइंड नहीं हो पाता है, और ल्यूकोट्रियंस बाइंड नहीं हो पाते तो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। ल्यूकोट्रियंस जब बाइंड नहीं हो पाते तो क्या होता है, एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन जो कम हो जाता है, और एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कम होने से आपका ब्रीथिंग इजी हो जाता है, सांस लेना आसान हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लीवर के अंदर होता है, और ये होता है CYP3A4 CYP2C9 से। ठीक है, यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ल्यूकोट्रियंस पेथवे को हमें समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि
अस्थमा में ये किस चीज़ को कैसे ब्लॉक करेगी, हम जिसको समझ पाएंगे तभी तो पता पड़ेगा ना। तो ल्यूकोट्रिएंस पेथवे में क्या था, अस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल जो है उनसे ल्यूकोट्रिएंस निकलते हैं, और ल्यूकोट्रिएंस क्या करते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर CYSLT1 रिसेप्टर पर एक्टिवेट होते हैं और वहां पर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकस सिक्रेशन और एयरवे इडिमा करते हैं। जब ये समस्या ल्यूकोट्रिएंस पेथवे से होती है तो मोंटेलुकास भी वहीं पर काम कर, मोंटेलुकास दवा भी हम उसी पर काम करने के लिए दे रहे हैं। तो मोंटेलुकास दवा कैसे काम करेगी, ये सबसे पहले रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, रिसेप्टर है हमारा CYSLT1 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करती है। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है, ल्यूकोट्रिएंस बाइंड नहीं कर पाते हैं। ल्यूकोट्रिएंस बाइंड नहीं कर पाते तो क्या होता है, एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है, और एयरवे का कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाने से ब्रीथिंग आसान हो जाती है और सांस लेना आसान हो जाता है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो कहाँ होता है, CYP3A4 और CYP2C9 से। ठीक बात है। तो ये था हमारा मोंटेलुकास के बारे में फार्माकोकाइनेटिक। हम बात करते हैं साल्बुटामोल के फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। साल्बुटामोल जो दवा है इनहेलर के तौर पर जब ली जाती है तो कैसे आपकी बॉडी में काम करती है। इनहेलर से आपने साल्बुटामोल इनहेलेशन लिया, ठीक है, उसको लेने के बाद में ये सीधा ब्रोंकियल ट्री के अंदर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर। जब ब्रोंकियल ट्री के अंदर पहुंचता है तो दूसरी स्टेप में क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है। वो कैसे होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल से, ब्रोंकियल स्मूथ मसल के बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करता है। और तीसरी स्टेप में CAMP पेथवे हम देखते हैं। CAMP पेथवे के अंदर क्या होता है, बीटा 2 एक्टिवेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है और CAMP बढ़ता है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, कैल्शियम इंट्रासेलुलर कम हो जाता है और स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, आपका क्या प्रभाव आता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, विजिंग व ब्रीथलेसनेस तुरंत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रीथिंग व ब्रीथलेसनेस कम हो जाती है, विजिंग और ब्रीथलेसनेस तुरंत कम हो जाती है, और ये 5 मिनट के अंदर ही हो जाता है और 4 से 6 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक बात है। तो ये था हमारा साल्बुटामोल के वर्क प्रोसेस के बारे में। एक बार फिर से समझेंगे हम साल्बुटामोल का वर्क प्रोसेस जो है इनहेलेशन के तौर पर किस तरीके से रहता है। बीटा 2 अगोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर है ये। पहली स्टेप के अंदर क्या होता है, इनहेलर डिलीवर्स डायरेक्टली टू ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री के अंदर आपका डायरेक्ट आपका जो आपने इनहेलेशन लिया है वो ब्रोंकियल ट्री के अंदर जाता है। वहां पर क्या होता है, CAMP पेथवे होता है। वहां पर क्या होता है, बीटा 2 एक्टिवेशन होता है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है और CAMP बढ़ता है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, कैल्शियम इंट्रासेलुलर कम होता है और स्मूथ मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, विजिंग और ब्रीथलेसनेस जो है कम हो जाती है आपकी। और इस तरीके से आपको क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, विजिंग और ब्रीथलेसनेस कम हो जाती है, तुरंत आराम पड़ जाता है। इसका प्रभाव 5 मिनट के अंदर ही आ जाता है और ड्यूरेशन इसकी 4 से 6 घंटे चलती है। 4 से 6 घंटे तक ये प्रभावी होता है। तो ये था हमारा साल्बुटामोल के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ साल्बुटामोल इनहेलर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ेंगे अगला ड्रग जिसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है। हम देखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, उसका क्या फार्माकोकाइनेटिक है, उस बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम डॉक्सीसाइक्लिन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। स्टेप 1 में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ओरल डोज से 90% ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल एंट्री होती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल एंट्री स्टेप 2 में होती है। पैसिव डिफ्यूजन से बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ये चली जाती है। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन से क्या करती है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती है। और तीसरी स्टेप में ये राइबोसोमल बाइंडिंग करती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है। और tRNA जो है वो अटैचमेंट को ब्लॉक करता है और प्रोटीन सिंथेसिस रुकता है। ग्रोथ इनहिबिशन होता है, कैसे होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और इम्यून सिस्टम उन्हें खत्म कर देता है। और उसके बाद में इसका एलिमिनेशन होता है बाइल व फिकस से एक्सक्रिएट होती है। रीनल इम्पेयरमेंट में सेफ है, ये बाइल से निकलती है और फिकल से निकलती है, तो रीनल इम्पेयरमेंट के अंदर ये सेफ दवा है। ठीक है, तो हमने देखा डॉक्सीसाइक्लिन कैसे काम करती है। डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में हम वापस देखते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ओरल डोज से ये 90% एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल एंट्री करती है। ये जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या करती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करती है। वहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन से बैक्टीरिया की सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती है। ठीक है, वहाँ जाके क्या करती है, राइबोसोमल बाइंडिंग करती है। राइबोसोमल बाइंडिंग कैसे करती है, 30S राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट जो है उससे बाइंड करती है। वहाँ पर tRNA से अटैचमेंट को ब्लॉक कर देती है।
वहाँ पर टीआरएनए अटैचमेंट को ब्लॉक करता है और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाने से क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है और इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद में इसका एलिमिनेशन कैसे होता है, बाइल व फिकस से, और ये रीनल इंपेयरमेंट के अंदर सेफ दवा है। ठीक बात है। तो हमने देखा डॉक्सीसाइक्लिन का फार्माकोकाइनेटिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं अगली दवा के बारे में। हम बात कर रहे हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन कैसे आपकी बॉडी में काम करती है उस बारे में। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कैसे काम करती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका 70% हो जाता है। क्या होता है, 70% इसका ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। टारगेट एंजाइम तक कैसे पहुंचती है, टारगेट एंजाइम तक ये पहुंचती है डीएनए ग्राइएस को इनहिबिट करके। डीएनए ग्राइएस के अंदर ये क्या करती है, टोपोस्मेयर्स सेकंड और टोपोस्मेयर्स 4 को इनहिबिट करती है। ठीक है, वहां पर इनहिबिट करने के बाद में क्या होता है, इसका डीएनए रीएप्लिकेशन फेल्योर होता है। डीएनए रीएप्लिकेशन फेल्योर कैसे होता है, डीएनए सुपर कोइलिंग जो होता है वो नहीं खुलता है, और उसके नहीं खुलने के बाद क्या होता है, रीएप्लिकेशन रुक जाता है और डीएनए का ब्रेकेज हो जाता है, और उससे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। यानी कि ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करती है और उस वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में बचा हुआ पार्ट जो है आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन का, वो एक्सक्रिएट होता है किडनी से, किडनी से ये एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन दवा जो है आपकी बॉडी में काम करती है। फिर से हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन होता है इसका ओरल एब्जॉर्प्शन। टारगेट एंजाइम तक ये कैसे पहुंचती है, डीएनए ग्राइएस से, डीएनए ग्राइएस को ये इनहिबिट करती है। डीएनए ग्राइएस के अंदर भी टोपोस्मियर्स सेकंड और टोपोस्मियर्स 4 को इनहिबिट करती है। डीएनए रीएप्लिकेशन फिर इसका फेलियर होता है। डीएनए रीएप्लिकेशन का फेलियर कैसे होता है, डीएनए की जो सुपर कोइलिंग है वो नहीं खुलती है, और उसके नहीं खोलने से क्या होता है, रीएप्लिकेशन रुक जाता है। रीएप्लिकेशन रुकने से क्या होता है, डीएनए की ब्रेकेज होती है, डीएनए टूटता है, और डीएनए के ब्रेकेज होने से क्या होता है, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। बैक्टीरियल सेल की डेथ होने से क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, आपका बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, और फाइनली किडनी से ये एलिमिनेट हो जाती है अपना काम करने के बाद में। ठीक है, तो ये था आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक। अब हम देखेंगे अगली दवा के बारे में। हमारी दवा है ओंडासिट्रोन। क्या है, ओंडासिट्रोन। ओंडासिट्रोन दवा कैसे काम करती है, इसको, इसका एब्जॉर्प्शन ओरली होता है, और कैसे होता है, इंट्राविनस भी हो सकता है। इसका एब्जॉर्प्शन ओरली होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंट्राविनस भी होता है। इंट्राविनस भी इसको एडमिनिस्टर करते हैं और ओरली भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अब हम देख लेते हैं वोमिटिंग रिफ्लेक्स का पाथवे। कीमोथेरेपी या इन्फेक्शन के अंदर सीरोटोनिन 5-HT रिलीज होता है। ठीक है, वेगस नर्व के 5-HT3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर को ब्लॉक कैसे करता है ये। ठीक है, हमने देखा वोमिटिंग रिफ्लेक्स पेथवे क्या था। जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स का जो पेथवे था वो क्या था, या तो कीमोथेरेपी या फिर इन्फेक्शन, दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन देख लो, उसमें क्या होता है, सीरोटोनिन जो होता है वो रिलीज होता है, जो कि 5-HT है। ठीक है, और वेगस नर्व्स के 5-HT3 रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट करता है तो ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल पहुंचता है और फिर हमें वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ओंडासिट्रोन दवा कहाँ काम करेगी, इनको इनहिबिट करने में काम करेगी, इस रिसेप्टर को इनहिबिट करने में काम करेगी, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने में काम करेगी। तो कैसे काम करेगी, ओंडासिट्रोन जो है 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है, जिसके अंदर गट प्लस CNS दोनों आ गए, सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जाता है, और सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जाता है तो वोमिटिंग नहीं होती है, क्योंकि वोमिटिंग के लिए सिग्नल जब जा रहा है तभी वोमिटिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन रुक जा रहा है और उससे वोमिटिंग नहीं होती है। और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है इसका, लिवर के अंदर होता है। ठीक है, वापस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन आपका हो गया ओरल ड्रग लेने से या फिर IV एडमिनिस्ट्रेशन से। वोमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे आपका क्या है, कीमोथेरेपी हो भले इन्फेक्शन हो, उसके अंदर क्या होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है, और सीरोटोनिन जो क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है 5-HT3 रिसेप्टर को ऑन द वेगस नर्व, और सिग्नल आर सेंड टू वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। ये क्या करता है, 5-HT3 रिसेप्टर को वेगस नर्व में एक्टिवेट करता है, और आपकी वोमिटिंग सेंटर के अंदर, ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर के अंदर क्या किया जाता है, सिग्नल भेजा जाता है, उससे आपको वोमिटिंग होती है। अब उस वोमिटिंग को कैसे ये दवा रोकती है, कैसे रोकती है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स पेथवे को ये इनहिबिट करती है, वहाँ पर जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है। कैसे, ओंडासिट्रोन ब्लॉक करती है किसको, 5-HT3 रिसेप्टर को, जो कि गट और CNS का
रिसेप्टर है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, उस वजह से वोमिटिंग सेंटर स्टॉप हो जाता है और वोमिटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और जब इसकी एक्सक्रीशन की बात आती है तो ये लीवर से एक्सक्रिएट होता है, लीवर से मेटाबॉलिज होकर एक्सक्रिएट होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे आपकी बॉडी के अंदर काम करता है, कैसे आपके डिहाइड्रेशन को खत्म करता है, कैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाता है, उस बारे में हम देखेंगे। पहली स्टेप के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल मैकेनिज्म हम देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में SGLT1 ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है, सोडियम ग्लूकोज CO ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस सोडियम साथ में सेल के अंदर जाते हैं, ऑस्मोटिक वाटर मूवमेंट होता है। कैसे होता है, सोडियम अंदर गया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है और वाटर पैसिवली तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, डिहाइड्रेशन ठीक होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बन जाता है। तो ये था हमारा ORS के बारे में, ORS किस तरीके से आपकी बॉडी में काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली दवा के बारे में। हम आयरन का मैकेनिज्म देखते हैं, आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन बॉडी में आपकी बॉडी में कैसे काम करता है उसकी स्टेप्स देखते हैं। पहली स्टेप में क्या होता है, डिओडिनम में Fe2+ फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। आयरन जो है डिओडिनम के अंदर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफेरिन से बाइंड होता है और बोन मैरो तक पहुंच जाता है और वहां पर क्या करता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में यूज आता है। कैसे, RBC ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी इससे बढ़ जाती है इसकी वजह से, और ये हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, ठीक है। फोलिक एसिड की जब हम बात करें, मैं तो वापस जा रहा हूँ भाई आयरन मैकेनिज्म की जब हम बात करें तो आयरन कैसे मैकेनिज्म करता है, आयरन और फोलिक एसिड के बारे में हम बात करें, आयरन और फोलिक एसिड आपकी बॉडी में कैसे काम करता है, क्या इसके फार्माकोकाइनेटिक है, उस बारे में हम बात करेंगे। आयरन का मैकेनिज्म सबसे पहले हम देख लेते हैं, आयरन कैसे मैकेनिज्म करता है। डिओडिनम के अंदर Fe2+ फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। डिओडिनम के अंदर क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन की जो डिओडिनम है उसके अंदर क्या करता है, Fe2+ फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में दूसरी स्टेप में क्या होता है, ये ट्रांसफेरेंस से बाइंड होकर बोन मैरो तक पहुंच जाता है। क्या करता है, ट्रांसफेरेंस से बाइंड होकर बोन मैरो तक पहुंच जाता है। वहां पर ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इसका उपयोग लिया जाता है, ठीक है, वहां पर ये उपयोगी होता है। इसका क्या रिजल्ट होता है, RBC का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं फोलिक एसिड का मैकेनिज्म, फोलिक एसिड कैसे काम करता है। एब्जॉर्प्शन इसका होता है जुजुनम के अंदर, ठीक है, उसका काम हुआ था डिओडिनम के अंदर, इसका एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम के अंदर। ये क्या करता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे, और DNA सिंथेसिस व RBC मैचुरेशन में ये हेल्प करता है। इसकी क्या इससे रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाता है, ठीक है, फोलिक एसिड की कमी से होने वाला मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो ठीक हो जाता है। फिर से देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू, आयरन और फोलिक एसिड का मैकेनिज्म क्या है, आयरन और फोलिक एसिड का मैकेनिज्म क्या है। आयरन का मैकेनिज्म हम देखते हैं, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है, डिओडिनम के अंदर, और डिओडिनम में कैसे होता है, Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफेरिन बाइंड टू Fe2+ ट्रांसपोर्ट इट टू बोन मैरो। ये ट्रांसफेरिन से बाइंड होकर, ठीक है, ट्रांसफेरिन से बाइंड होकर Fe2+ फॉर्म में कहाँ Fe2+ जो है ट्रांसफेरेंस से बाइंड होकर कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट टू बोन मैरो तक जाता है, और वहां पर क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करता है बोन मैरो के अंदर, ठीक है, और उससे क्या होता है, RBC की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आयरन के बारे में। फोलिक एसिड की देख लेते हैं, फोलिक एसिड क्या करता है, फोलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है आपका जेजुनम में, और आयरन का एब्जॉर्ब होता है आपका डिओडिनम के अंदर, ठीक है। फोलिक एसिड जेजुनम में एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। किसके अंदर होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। और फोलिक एसिड कैसे काम करता है, फोलिक एसिड एब्जॉर्ब इन जेजुनम के अंदर, और फोलिक एसिड कन्वर्ट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो ठीक हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से होने वाला मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाता है, क्योंकि DNA सिंथेसिस व RBC मैचुरेशन यहाँ पर हो जाता है। किस वजह से, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होने से फोलिक एसिड के, ठीक बात है। तो ये था हमारा आयरन के बारे में। आई होप फार्माकोकाइनेटिक जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कौन सी दवा कैसे काम कर रही है।
हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दवा देते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता कि कौन सी दवा कैसे काम कर रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सब दवा के बारे में बताया है, मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली दवाओं के बारे में बताया है कि कौन सी दवा आपकी बॉडी में कैसे काम कर रही है, कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे आपको ठीक कर रही है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं उस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, मुझे पता है उन पर वीडियो बनाना है, वो जल्द बन के आएंगे, उसकी चिंता ना करें। और और कौन से टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के दें। आई होप आपके लिए ये बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिकित्सा गाइड।